देखिए अभी तक हम लोगों ने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट इन सभी का 0 डिग्री 3 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कोणों का मान ज्ञात कर चुके हैं। इसका मान कितना होता है हम इसको ज्ञात कर चुके हैं। याद करने का तरीका भी बता दिए हैं आप लोग कैसे याद करना है। एक याद हो जाएगा तो सब आपको याद हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद रहा कि अब इससे कुछ और जानकारी हमें अर्जित करना है। कैसे कैसे क्या है आइए बताते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है और 3 डिग्री का मान 1/2 है। इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 0.5 लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा यहाँ कितना है 1/√2। मैं कहूँ कि दशमलव में इसका मान ज्ञात कीजिए तो कितना ज्ञात करेंगे आप? क्या ज्ञात कर सकते हैं आप? प्रयास करिए एक बार। दशमलव में 1/√2 का मान कितना होगा? जैसे मैंने 1/2 का मान 2.5 मैंने लिख दिया, क्या आप लोग इसे 1/√2 को दशमलव में कर सकते हैं? प्रयास कीजिए एक बार, सब कुछ बनाइए, देखिए तो बनता है कि नहीं। क्या बना पाए आप लोग? 1/2 का मान कितना होता है दशमलव में? नहीं बना पाए। आए जैसे 1/√2 है हमारे पास। कितना 1/√2 है। हमें दशमलव में इसका मान ज्ञात करना है कि नहीं। तो अब तो स्पष्ट होगा नहीं। √2 का मान आपको पता होगा कितना होता है। √2 का मान कितना होता है जी? 1.414 होता है। √2 का मान कितना होता है? 10414 होता है। और 3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। कितना होता है? 10732 होता है। ठीक है, इसका होता है 10414 और इसका होता है 10732। ठीक है, इस मान को आप लोग ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ सोचिए क्या हम इसके बटा में 1/1.414 लिख दें और इसको दशमलव में चेंज करना चाहिए तो क्या यह चेंज हो पाएगा? जल्दी से चेंज तो हो ही जाएगा, लेकिन बहुत कठिनाई होगी। ठीक है ना, बहुत कठिनाई होगी कि हम कैसे 1/1.414 को कैसे उसको दशमलव में व्यक्त कर पाएँ। फिर इसका दशमलव हटाना होगा, भाग वगैरह, बहुत समस्याएं हो जाएंगी कि नहीं। लेकिन एक और तरीका है जिसकी सहायता से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको सीखिएगा आप लोग। वैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, भले ही आपको याद ना हो, मैंने भी पढ़ाया है। परिमेयकरण जानते हैं आप लोग? हर का परिमेयकरण किया जाता था, हर का परिमेयकरण किया जाता था, पढ़े हैं आप लोग कि नहीं। जैसे देखिए आपके पास 1/√2 है, इसे दशमलव में चेंज करना है। अब ऐसे लिख देने के बाद समस्या बढ़ जाती है, कैसे चेंज करें। अगर हम इसका परिमेयकरण कर देते तो आसानी से हम इसे क्या करते, दशमलव में व्यक्त कर देते। परिमेयकरण करने के लिए क्या किया जाता था, याद है आप लोग? जैसे 1/√2 नहीं, आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से अगर गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर से पढ़े हो क्या आप लोग? अंश और हर में समान संख्या से गुना करने का मतलब हुआ उसमें 1 से गुना करना। और किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लो कि 5 पे 1 से गुना करेंगे तो 6 थोड़ा हो जाएगा, 5 × 1 = 5 ही ना होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार हम इसमें 1 से गुना कर देंगे तो यह जितना था उतना ही रह जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब इसके हर को परिमेय बना रहे हैं। अभी √2 है जो परिमेय संख्या रही, तो हम इसमें √2/√2 से गुना कर लेते हैं। देखिए √2/√2 से गुना कर लेते हैं, और √2/√2 से अगर गुना करेंगे मतलब 1 से गुना कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो √2 में अगर 1 से गुना होगा कितना हो गया? √2 में 2 से गुना हुआ तो कितना हुआ? 2 हो गया। कितना हो गया? √2 में 2 से गुना किया तो कितना हो गया? 2 हो गया। क्योंकि देखो √2 का मतलब होता है
2 का घात 1/2, ठीक है ना, 2 का घात 1/2 होगा। जब आप √2 को √2 से गुणा कर रहे हैं, मतलब हुआ कि 2 का घात 1/2 को गुणा कर रहे हैं 2 का घात 1/2 से। आप पढ़े होंगे कि अगर आधार समान हो, गुना का संबंध हो, तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, घात जुड़ जाता है। तो आप देखिए 2 का घात 1/2 और प्लस 1/2, आधार समान है दोनों का, दोनों में 2 है, गुना कर रहे हैं, तो घात क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 आपस में जुड़ जाएगा। तो 1/2 मतलब कितना होता है, आधा। 1/2 मतलब कितना होता है, आधा। आधा जोड़ आधा कितना हो गया, 1। आधा जोड़ आधा कितना हो गया, 1। यानी कि 2 का घात कितना हो गया, 1। वैसे भी आप बट्टा का जोड़ करेंगे, 1/2 में जब 1/2 को जोड़ेंगे तो इसका लसा कितना आएगा, हरों का 2 आएगा, और ऊपर 1 प्लस 1 रह जाएगा। 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2/2, 1 और 2 कितना आ गया, ठीक है ना। यानी कि 2 का घात 1 मतलब कितना हुआ, 2। इसलिए जब √2 में √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको √2 का मान क्या बताया था, 1.414, यानी 1.414 को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो यह भाग आसान है, कहीं अब आसानी से इसको आप हटा सकते हैं। 2 से भाग देते हैं तो 2 7 14, तो 1 पर भागने पर 0 हो जाएगा, और 2 7 14 कट गया, फिर 0 और फिर 2 7, ठीक है, 0.707 हो गया। यानी 1/√2 का मान कितना हो गया, 0.707। और √3/2 का मान कितना हुआ, √3/2 का मान कितना है, 1.73। अब उसमें 2 से भाग देंगे तो 1 है तो 0 हो जाएगा, पहले 0. तब 17 हुआ, 2 8 16, 1 50, 2 6 12 एंड 2 कट गया। आप इसको 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। और यह 1, तो जब इसका मान आप जान गए तो इसका मान भी देखिए, इसका उतना ही मान होगा, 0.866, इसका मान 0.707, इसका मान 205, ठीक है। उस प्रकार से इसका मान तो जानते ही आप, 1.414 होता है ना, फिर इसका मान 1.414 हो गया, चलो 1.414 हो गया। फिर आप यहाँ √3 का मान कितना हो जाएगा, 1.732। अभी आपको मैंने क्या बताया, 1/√2 का मान निकालना बताया। अब आप मुझे बताइए 1/√3 का मान कितना होगा, 2/√3 का मान कितना होगा। एक और √3 यहाँ बचा हुआ है, इसका कितना हो जाएगा, 1.73, ठीक है ना। अब आप मुझे 1/√3 का मान निकाल के दिखाइए, 2/√3 का मान निकाल के दिखाइए, कितना होता है, प्रयास कीजिए आप, ठीक है ना। जल्दी से बनाइए, फिर चर्चा करते हैं आगे। तो आइए देखते हैं कि 1/√3 का मान कितना निकल के आता है। 1/√3 वाजिब है कि अगर आप इसको 1/√3 का मान अगर लिख देते हैं 1.732, तो फिर निकालने में बहुत कठिनाई हो जाएगी, नहीं निकाल पाएंगे, दिक्कत होगी। अगर इसी का परिमेयकरण कर देते हैं हम लोग, √3 को 3/√3 से गुणा कर देते हैं हम लोग, तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 कैसे आता है, उसी प्रकार से √3 आ जाएगा। अब देखिए √3 का मान आता है 1.732, और बटा में कितना है, 3, नहीं तो यह 3 से छोटा है, तो पहले भागफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। दशमलव जाएगा तो 17 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया, नहीं
3 बचे 15 हो गया, बचा 2, फिर ऊपर से आया 3 तो 23 हो गया, तो 3 7 21 हो गया, फिर 2 से बच गया, फिर ऊपर से आया 2 22 हो गया, 3 7 21, नहीं अब आगे नहीं कर रहे हैं, दशमलव के बाद 3 तक हो गया, 0.577, यानी परिमेयकरण के सहायता से हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, दशमलव में चेंज कर सकते हैं। तो 1/√3 का मान कितना आ गया जी, 0.577 आ गया, ठीक है ना। अब आप लोग 2/√3 का मान बताएं। देखो ध्यान से, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ 2/√3 का मान है, ज्ञात करना है। क्या इस चीज को हम 2 गुने 1/√3 लिख सकते हैं? बताओ, क्या 2/√3 को 2 गुने 1/√3 लिख सकते हैं? फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 एकदम 2/√3 नहीं ना होगा। और 1/√3 का मान अभी ज्ञात किए, कितना? 0.577। अब इसको 2 से गुना कर लो, 7 दूनी 14 का 4 हाथ लगा 1, 7 दूनी 14 15 हाथ लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हाथ लगा 1, और 0 से 2 में तो 0 और 1 जोड़ देंगे 1.154। कितना आ गया? 1.154 हो गया। यहाँ भी कितना हो गया? 1.154। तो इस प्रकार से हम लोग 2/√3 का मान लिख चुके हैं, ठीक है ना। सब समझ में आ रहा है आप लोग को? समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 1/√3 छूटा हुआ है, कितना आएगा इसका मान? 0.577, ठीक है। देखिए, इन सारे गुणों का मान मैंने इसलिए ज्ञात किया ताकि आप लोग एक बार देख सकें कि कोण का मान बढ़ने से, त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोण का मान बढ़ने से क्या उस अनुपात का मान भी बढ़ता है या घटता है। आप जरा एक बार ध्यान से देखिए इस सारणी को। जैसे sin A के लिए हम कहते हैं कि जब कोण का मान 0 डिग्री था तो मान 0 था, 3 डिग्री था तो मान 0.5 हो गया, यानी 0 से बड़ा हो गया। यानी कोण बड़ा हुआ तो sin A का मान बड़ा। फिर कोण 45 डिग्री हुआ तो 0.707 हो गया। क्या इससे बड़ा है या? हाँ, इससे बड़ा है। तो कोण का मान फिर बढ़ा तो sin A का मान भी बढ़ गया। फिर कोण बढ़ा तो फिर मान बढ़ा, फिर कोण बढ़ा तो फिर मान, इससे 0.866 से बड़ा ना हो गया एक जी, फिर मान बढ़ा। तो क्या ऐसा सबके साथ है या कुछ अलग अलग प्रक्रियाएं हैं? आप पूरे सारणी को पहले ध्यान से देखिए और आप मुझे बताइए, क्या प्रत्येक का मान कोण का मान बढ़ने से बढ़ता है या कुछ ऐसे भी है कि कोण का मान बढ़ाने से उनका मान घट रहा है? आप पहले सारणी ध्यान से देखें और फिर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए। अब आप लोगों ने पूरी तरह से मिला लिया होगा, देख लिए होंगे कि किसका मान कोण का मान बढ़ने के साथ बढ़ता है और किसका मान घटता है। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि किसका मान बढ़ता है और किसका घटता है, बताइए जरा। साइन का मान बढ़ रहा है, कॉस का मान घट रहा है, टेन का मान बढ़ रहा है और कॉसेक का मान घट रहा है, ठीक है ना। कॉसेक का मान घट रहा है। देखिए, पहले अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब बहुत बड़ा, फिर 2, फिर 104, फिर 105, यानी इससे छोटा हो गया। देखिए 104 था, 101.4 और यहाँ पे क्या हो गया? 1, यानी मान घट रहा है। और सेक का मान बढ़ रहा है और कॉट का मान। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक चीज यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम C से शुरू हुआ है, तो उसका मान घट रहा है और बाकी का मान बढ़ रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इसको याद कर सकते हैं अपने याद रखने के लिए
कि सी से शुरू होने वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कोण का मान बढ़ने से घटता है तथा शेष का मान बढ़ता है। देख सकते हैं ना? तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जरा एक लाइन में नोट कर लीजिए। बोले ऐसे कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको दिमाग में आसानी से याद हो जाए एक बार में, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है ना? लिखिएगा, कोण का मान बढ़ने से, लिखिए, कोण का मान बढ़ने से सी से शुरू होने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, सी से शुरू होने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान घटता है तथा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बढ़ता है, तथा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बढ़ता है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बढ़ता है। ठीक है, देख लिया आप लोग। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब सी वाला कौन कौन है जी? कॉस है, कॉसेक है और कॉट है। यानी थीटा का मान अर्थात कोण का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन तीनों का मान क्या होगा? घटता जाएगा। और शेष यानी अन्य जो है, अन्य में कौन कौन है? साइन है, टैन है और सेक है। ठीक है ना? इन तीनों का मान जो है कोण का मान बढ़ने से बढ़ेगा। क्या यह बात हमेशा याद रहेगा आप लोगों को? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे कहा जाएगा ये बताइए, कॉस थीटा में या कॉस ए में ए का मान अगर बढ़ाया जाए तो कॉस ए का मान बढ़ेगा कि घटेगा? क्या बताएंगे आप लोग? ए का मान बढ़ाया जाए मतलब कोण बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? तो आज पूछा है कॉस ए का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कॉस ए क्या है? कॉस एक अनुपात है। कॉस ए क्या है? एक अनुपात है। और ए क्या है? एक कोण है। नहीं, वह कोण जिसके सापेक्ष हम लोग इस अनुपात का अध्ययन कर रहे हैं। कौन? कॉस ए का। उसी प्रकार से अन्य के विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इन बातों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? ओके, अब इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। एक छोटी सी बात मैं भूल रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आप कभी कभी सुने होंगे कि कोण को रेडियन में भी मापा जाता है। कोण को रेडियन में भी मापा जाता है। तो रेडियन क्या होता है? रेडियस नहीं, रेडियन, नहीं? तो रेडियन में भी मापा जाता है। तो रेडियन क्या होता है थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया। क्या हो गया? वृत्त हो गया। तो यह क्या कहलाएगा? केंद्र। यह क्या कहलाएगा? केंद्र। वृत्त का केंद्र हो गया। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। देखिए, यह वृत्त जो है एक वक्र रेखाखंड से बना है और वक्र रेखा से बना है। और वक्र रेखा कैसा होता है? वक्र रेखा यानी कोई भी रेखा बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इसमें असंख्य बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते कि कितने बिंदु इस वृत्त पर स्थित है कि नहीं। अब किसी भी एक बिंदु को क्या करें हम? वृत्त के केंद्र से मिला दें, तो मिलाने वाला रेखा क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है ना? या इसको हम दूरी के अर्थ में भी परिभाषित करते हैं कि वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे समझ लीजिए आप। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वृत्त का कोई टुकड़ा ले लें हम, जैसे मान लीजिए वृत्त है ना, इस वृत्त का एक टुकड़ा मैं ले लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये टुकड़ा है
वृत्त का टुकड़ा। अगर इसको मैं ले लूं तो इस टुकड़ा का नाम क्या देंगे आप, क्या कहेंगे इसको? जैसे इसको त्रिज्या बोले तो इस वृत्त का अगर टुकड़ा लूं, छोटा सा खंड ले लेता हूं, यहां से लेके यहां तक वृत्त का टुकड़ा लूं, तो इसको क्या बोलेंगे आप? चाप। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाप। चाप, इसी को हम लोग कहते हैं आर्क, ARC, आर्क मतलब चाप होता है। और इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं सेंटर, और इसको सर्किल बोला जाता है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान, अब यहाँ पे मैं कोण बनाता हूं। क्या करता हूं? एक कोण बनाता हूं। यहाँ एक कोण मैं बनाता हूं। ठीक है? यह कोण जो है ये दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर के बना हुआ कोण है। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाप है, और इस चाप की लंबाई जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो चाप की लंबाई जो है वह कितना है? इसकी त्रिज्या के बराबर मैंने माना है। मान लीजिए कि यह चाप की जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ केंद्र पर एक कोण बना नहीं। जब त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अगर कोई कोण बनता है तो उसी कोण को हम लोग क्या करते हैं? एक रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक रेडियन बोलते हैं। ठीक है? एक रेडियन बोलते हैं। आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है? कितना? 22/7 होता है, या 3.14 होता है। पाई का मान कितना हो गया? 22/7 या 3.14। अच्छा, तो एक रेडियन का मतलब होता है, एक रेडियन से, इसको C से भी शुरू किया जाता है। एक रेडियन का मतलब होता है 57.3, क्या नहीं? अप्रोक्सीमेटली, लगभग 57.3 डिग्री। ठीक है? तो यहाँ पे पाई का मान 3.14 होता है। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन का मान जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 180। तो इसका तिगुना करिए तो कितना होता है? 57 का तिगुना कितना होगा बताइए? 5 3 15, 150, और 7 3 21, 171। नहीं, यहाँ 3.14 डिग्री है, नहीं, वह 180 डिग्री के बराबर इसको माना जाता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अक्सर रेडियन को लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग? इस C नहीं लिखते हैं। ठीक है? सीधे पाई बराबर कितना लिखते हैं? 180। ठीक है? पाई बराबर कितना हो गया? 180। तो अक्सर इसका चर्चा होता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप 0 डिग्री के लिए करें, 0 डिग्री 0 लिख सकते हैं, 0 रेडियन लिखते हैं। 0 डिग्री के लिए कितना लिखते हैं? 0 रेडियन। आप 30 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? 30 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई बटा 6 कितना हो जाए? पाई बटा 6 रेडियन, 6 रेडियन। ठीक है ना? 6 3 18 होता है ना, 6 से भाग रहे हैं तो 30 दिया जाएगा। तो 30 डिग्री में क्या लिखते हैं? पाई बटा 6 रेडियन। उसी प्रकार से 45 डिग्री को कितना लिखेंगे बताइए आप लोग? 45 डिग्री को कितना रेडियन लिखेंगे? 45 डिग्री कितना लिखेंगे? पाई बटा 4 रेडियन। कितना लिखेंगे? पाई बटा 4 रेडियन। और 60 डिग्री को कितना लिखेंगे? पाई बटा 3 रेडियन। ठीक है ना? 90 डिग्री को कितना लिखेंगे? पाई बटा 2 रेडियन। समझ गए आप लोग? तो अगर कहीं आपको पाई बटा 6 मिल जाए, पाई बटा 4 मिल जाए, कहीं पूछ दिया आपसे कि बताओ 10 पाई बटा 4 का मान कितना होगा, तो आप लोग सोचते जा, इसको तो पढ़े ही नहीं है, पाई बटा 4 कहाँ से आ गया? ऐसा आप लोग नहीं सोचेंगे। ठीक है ना? पाई बटा 4 मतलब कितना डिग्री हुआ? और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है।
तो 10 पाई बटा 4 का मान कितना हो गया 1। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन पाई बटा 6 का मान बताइए कितना होगा। पाई अपॉन 6 का मान क्या होगा 1 बटा, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो ऐसा आएगा तो हम बना देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये याद रहना चाहिए कि पाई बटा 180 होता है और पाई बटा 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बटा 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बटा 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बटा 2 का मान 90 डिग्री। लिख लीजिए कॉपी में। अब यहाँ एक क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष, इस क्वेश्चन को सभी को बनाना है। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ a प्लस बी का जो मान है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है। तो और तथा ये भी दिया गया कि a का मान b से बड़ा है, क्योंकि a का मान अगर b से बड़ा हो जाएगा तो a माइनस b का मान हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। कभी यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी यह शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि a का मान b से बड़ा है। a माइनस b का मान धनात्मक आएगा। अभी हम लोग जो कोणों का मान पढ़े हैं वह 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पढ़े, कि नहीं? इसलिए हमें 90 से ज्यादा नहीं जाना है, 90 तक ही रहना है, और 0 से छोटा नहीं जाना है, माइनस में नहीं जाना है, 0 तक ही रहना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का अलग अलग मान बताइए कि a कितना है b कितना है। आप लोग पहले प्रयास कीजिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, या बना भी लेते हैं तो फिर मैं इसको स्पष्ट करूंगा कि कैसे कैसे, ठीक है ना। आप तो पहले प्रयास कीजिए, ठीक। आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं हल। देखिए यहाँ दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। आप बताएं 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है? 37 डिग्री का मान होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, ठीक है। देखिए दोनों ओर त्रिकोणमितीय अनुपात समान है और दोनों आपस में बराबर है। क्या तो साइन 30 को छोड़ करके 0 से लेकर 90 तक के भीतर, 0 से लेकर 90 तक में, क्या नहीं, 0 से लेकर 90 तक में 30 डिग्री को छोड़कर किसी अन्य मान के लिए साइन का मान 1/2 होता है क्या? नहीं, साइन का मान 1/2 केवल साइन 30 डिग्री के लिए होता है। इसलिए देखिए दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, दोनों आपस में बराबर है, मतलब a माइनस b का मान कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। इसलिए a माइनस b का मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। तथा अब ध्यान देंगे आप लोग cos a प्लस b का मान भी कितना दिया गया है? 1/2। अब आप बताएं कि cos कितना डिग्री के लिए 1/2 होता है? 60 डिग्री के लिए होता है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos a प्लस b बराबर cos 60 डिग्री लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस b का मान कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। a प्लस b कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग पढ़े हुए हैं कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिएगा एक क्या है, तो a माइनस बी का मान कितना है? 30 डिग्री है। और दूसरा क्या है? a प्लस बी का मान 60 डिग्री है। अब जोड़ दीजिए, एक b प्लस में एक b माइनस में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। b में से b घट गया, 0 हो गया। और a और a मिलकर कितना हो गया?
2a और 60 30 कितना हो गया 90 डिग्री। a का मान कितना हो गया 90 डिग्री बटा 2 कट जाएगा यानी कि 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया 45। a का मान निकाल लिया हम लोग। अब क्या है b, ठीक है ना, तो b का मान भी हम लोग निकालेंगे। a का मान किसी भी दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए और b का मान निकल जाएगा। तो लिखता हूं अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करते हैं a का मान रख देते हैं। a का मान कितना है 45 डिग्री, 2 क्या है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। a के जगह पर क्या कर देंगे 45 डिग्री और प्लस b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब 45 डिग्री को इधर भेज देंगे तो b का मान कितना निकल जाएगा 60 डिग्री घटाओ 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। इसलिए a का मान कितना आया 45 डिग्री और b का मान कितना आया 15 डिग्री। यही दोनों क्या हो गया हमारा आंसर। क्या समझ में आया आप लोग को? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग अब प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करते समय आप लोग को कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए उसके हर का परिमेयकरण भी करना पड़ेगा। 9th क्लास में आप लोग परिमेयकरण के बारे में प्रश्नावली 1.5 में पढ़े हुए हैं तो नहीं? तो अगर आप लोग प्रश्नावली 5 को रिवाइज कर लें तो आप लोग परिमेयकरण एक बार फिर से याद हो जाएगा कैसे करते हैं और आप लोग सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं उसको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास इतने पे ओवर होता है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।